हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वूजो ने लॉर्ड मो से झूठ बोल दिया था कि वो रिंग कुंगमो के पास है और कुंगमो इस समय जिग्जी एकेडमी में है और उसे किडनैप किया गया है। जिस पर लॉर्ड मो वहां कुछ ही दिनों में जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं कि तभी वहां पर एक दूसरा डिसाइपल ब्रोकन वेपन्स के साथ आता है और वो इन वेपन्स को वेपन पीक पर डिलीवर करने के लिए कहता है। जिस पर वूजो इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वेपन पीक वेपन फॉर्जिंग में द बेस्ट है और सभी ऑटो पीक्स अपने ब्रोकन वेपन्स और स्क्रैप्ड वेपन्स को वहां पर डिलीवर करते हैं। जिसके बाद वो उनको रिकास्ट करा जाता है और वो उन्हें अपनी ट्रेनिंग वेपन्स के तौर पर यूज भी करते हैं। उसकी इस बात को सुनकर वूजो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके एब्जॉर्ब करने के लिए मेटल का इंतजाम हो चुका था। जिसके बाद वो तेजी से वहां से चला जाता है। उसे जाते देखकर दूसरा डिसेबल सोचता है कि ब्रदर वूजो कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मुझे उनसे कुछ सीखना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि वो वूजो को बताना तो भूल ही गया कि वेपन पीक के रास्ते में एक हॉट स्प्रिंग पड़ता है जहां पर फेरी पीक की फीमेल डिसेबल्स नहाने के लिए आती हैं और अगर वो गलती से वहां पर पहुंच गया तो पता नहीं उसका क्या होगा। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो प्लीज पढ़ लीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अब हमें वेपन पीक को दिखाया जाता है जहां पर एक सीनियर वूजो को लीड कर रहा था और फिर वो उसे वेपन पीक पर ले आता है, जिसे वो लोग वैली ऑफ वेस्टेज भी कहा करते थे क्योंकि वहां पर स्क्रैप्ड वेपन्स के पूरे पहाड़ बने हुए थे। इतने ज्यादा मेटल को देखकर वूजो के मुंह से लार टपकने लगती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा मेटल था। जिसके बाद वो मेटल के पहाड़ों की लंबाई नापता है जो कि लगभग 300 मीटर के होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश होकर डांस करने लगता है। इसलिए अब उसे टाउ सेक्ट को ज्वाइन करने की चॉइस पर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था। उसकी इन हरकतों को देखकर उस सीनियर डिसाइपल को लगता है कि शायद वूजो का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसीलिए वो वूजो को उसके पीक के स्क्रैप वेपन्स को वहां डिलीवर करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वो हर महीने यहाँ आ सकता है। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है तो वूजो भी खुशी खुशी उसे वहां से विदा कर देता है। जिसके बाद वो वहां सिर्फ अकेला बचता है और अब वो एक इविल सी स्माइल देता है। अब चूंकि वो अकेला था इसीलिए वो अपने रिंकार्नेशन बाउल को बाहर निकाल देता है और फिर उसे इन सारे मेटल को एब्जॉर्ब करने के लिए कह देता है। जिस पर रिंकार्नेशन बाउल भी उस सारे मेटल को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके 1 घंटे बाद हम देखते हैं कि वहां वूजो अब भी उस सारे मेटल को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और फिर कुछ देर बाद उन सारे मेटल को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम देखते हैं कि अब वो पिरिंटल स्टेज के लेवल 6 को भी अचीव कर लेता है। इसके साथ ही उसके रिंकार्नेशन बाउल में लिक्विड एनर्जी इतनी मात्रा में स्टोर हो चुकी थी कि अब उसका कुछ टाइम का काम हो जाता, इसीलिए अब वो वहां से जाने लगता है। बट उसे सिर्फ एक ही बात की फिक्र थी कि अगर वेपन पीक के लोगों ने इस बात को नोटिस कर लिया कि उनके एक एक करके पहाड़ हर महीने गायब हो रहे हैं तो उसकी शामत आ जाती। वूजो का प्रकोप देखकर तो वो पहाड़ भी सोच रहे होंगे कि शायद ये आखिरी बार हो जब ये आया हो और वो होप कर रहे होंगे कि ये दोबारा यहाँ ना आए। खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वूजो उसी हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच चुका था जो कि अभी तक पूरी तरीके से खाली था और वहां पर कोई भी नहीं था। अब वूजो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे इस जगह पर एक हॉट स्प्रिंग मिलने वाला है, इसीलिए अब वो नहाने के लिए उसमें जाने लगता है क्योंकि कल्टीवेशन के दौरान वो काफी ज्यादा पसीना पसीना हो चुका था और अब वो अपने सारे कपड़ों को उतार कर उस हॉट स्प्रिंग में कूद जाता है। जिसके बाद वो उसमें रिलैक्स करने लगता है और कहता है कि वाओ, ट्रेनिंग के बाद इस हॉट स्प्रिंग में नहाने का मजा ही कुछ और है। अभी वो रिलैक्स करना शुरू ही किया होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और ये आवाजें लड़कियों की होती हैं और ये लड़कियां फेरी पीक की डिसेबल्स होती हैं, जिसमें से एक का नाम रुओ शुई होता है और वो अपनी सीनियर्स को बताती है कि वो लोग हॉट स्प्रिंग तक पहुंच गए हैं। हमें दोनों लड़कियों का नाम तो नहीं बताया गया है, इसलिए मैं इस लड़की को ब्लू और इस लड़की को ब्लैक कहूंगा। तो रुओ की बात पर ब्लू बोलती है कि अच्छा हुआ जो हम रुओ को अपने साथ लेकर आए हैं। जिस पर ब्लैक बोलती है कि हाँ, अब हमें उन बेवकूफ लड़कों से छिपने की जरूरत नहीं है जो हर बार हम पर नजर रखते रहते हैं। दरअसल रुओ पर हेवन की प्रोटेक्शन है और अगर कोई भी लड़का उसे उसकी मर्जी के खिलाफ देखना या छूना चाहेगा तो उस पर हेवनली थंडर्स गिरेंगी और उसका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए ये दोनों रुओ को चिढ़ाते हुए कहती हैं कि हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है कि तुम किसी भी लड़के के पास नहीं जा सकती हो। जिस पर वो उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी कपड़ों को उतारने लगती है ताकि वो हॉट स्प्रिंग में जा सके। इधर वूजो अचानक से कुछ लड़कियों को देखकर घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़कियां कहां से आ गई और अब वो क्या करे, क्योंकि अगर उन लड़कियों ने उसे यहाँ पर इस कंडीशन में देख लिया तो उसकी रेपुटेशन की तो बैंड बज जाएगी। इसलिए घबराकर वो अपनी नाक पकड़ लेता है और पानी के अंदर घुस जाता है। तभी वहां पर रुओ आ जाती है और वो उस हॉट स्प्रिंग में जाने लगती है। तभी ब्लू ब्लैक के चेस्ट को पकड़कर प्रेस करने लगती है, जिस पर वो उससे चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे छोड़ दो और जाकर रुओ के साथ खेलो, उसके तो मुझसे ज्यादा बड़े हैं। जिस पर ब्लू से पूछती है कि आखिर तुम रोज रोज खाती क्या हो जो तुम्हारे इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं, और कहती है कि मुझे रुओ के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसके पास एक अच्छा फिगर होने के बावजूद भी कोई
लड़का उसके पास नहीं आ सकता है, जिस पर वो हॉट स्प्रिंग में बैठते हुए कहती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सबके सब बुरे होते हैं, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और फिर वो अचानक से खड़े होते हुए कहती है कि ये सब एक जैसे गंदे भद्दे और नालायक होते हैं। उसके अचानक से खड़े होने की वजह से उसका पैर वूजो के हाथ पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वूजो को काफी दर्द होने लगता है, लेकिन वो अपना मुंह चुपचाप बंद रखता है। लेकिन वो अपनी सांसों को और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता था। तभी उसकी निगाह रुओ के पैर पर जाती है, जिसे देखकर उसके नाक से ब्लड आने लगता है। समझ रहे हो ना। और अब स्टार्ट होता है वूजो का इंड्योरेंस टेस्ट। वहीं बाहर हम देखते हैं कि जब ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं तभी रुओ की नजर वूजो के ब्लड पर जाती है। अब उसे पता नहीं था कि ये खून कैसा है, इसलिए जब वो उसे चेक करने जाती है तो वूजो को लगता है कि शायद उसने उसे ढूंढ लिया है। लेकिन रुओ को लग रहा था कि शायद ये किसी इंजर्ड एनिमल का ब्लड है जो कि यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में पड़ा हुआ है, इसलिए वो अनजाने में ही वूजो की तरफ जाने लगती है। उसके इतने खूबसूरत पैरों को देखकर वूजो पर रहा नहीं जाता है और वो कैसे भी करके खुद को कंट्रोल कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि बस ये मुझसे दूर रहे। लेकिन रुओ अनजाने में ही उसके इतने नजदीक आ जाती है कि उससे रहा नहीं जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी नाक को दबाए रहता है और फिर एकदम मजबूरी में उसकी सांस छूट जाती है और वो चिल्लाते हुए वहां से बाहर आता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, जिस पर वो लड़कियां उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती हैं। अब इस सिचुएशन को देखकर सबसे पहले वूजो खुद को काम डाउन करता है और फिर इस सिचुएशन को संभालने के लिए स्टाइल में रुओ से कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और हम देखते हैं कि गलती से उसका हाथ रुओ की चेस्ट पर लग जाता है। वैसे हमारे वूजो का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, बट ये एक्सीडेंटली हो गया था। वेल आप मुझे बताइए कि अगर आप इस सिचुएशन में होते और आपके साथ कुछ ऐसा होता तो आप क्या करते। वेल वो आप मुझे बता देना। लेकिन यहाँ पर इन सब की वजह से वूजो के नाक से खून आने लगता है और वो काफी ज्यादा शर्मिंदा भी होता है। वहीं इस टचिंग सीन को देखने के बाद तो दोनों सीनियर्स का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, लेकिन रुओ शुई इस पर रो देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोते हुए चिल्लाते हुए अपनी सीनियर्स के पास चली जाती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। लेकिन ब्लैक भी यहाँ पर ब्लू की तरह हरकतें करते हुए रुओ के मजे लेने लगती है और उसे टच करने लगती है, जिसके बाद वो रुओ के आंसू पोंछते हुए गुस्से में अपना ऑरा रिलीज करती हैं। ये देखकर वूजो भी घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि आज तो उसका काम तमाम होने ही वाला है। और हम देखते हैं कि होता भी कुछ ऐसा ही है। ये दोनों उठाकर वूजो को एक पोल से बांध देती हैं, जिसके बाद ब्लू कहती है कि अब सोचना पड़ेगा कि इस पीप के साथ कैसा डील करना है, जिस पर ब्लैक बोलती है कि ये पीप नहीं, ये तो वुमेनाइजर है। जिसके बाद वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए उसके मुंह में लकड़ियां ठूस देती हैं और फिर उसके ऊपर जर्क, वुमेनाइजर पता नहीं क्या क्या लिख देती हैं और उसे टॉर्चर करने लगती हैं। जिसके बाद ये दोनों 1 घंटे तक आपस में डिस्कशन करती रहती हैं कि अब वो आगे वूजो के साथ क्या करें। जिसके बाद वो ये तय करती हैं कि वो वूजो को नपुंसक बना देंगी, जिससे वूजो कभी भी किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा। उनकी इस बात को सुनकर वूजो भी घबरा जाता है और सोचता है कि क्या ये सीरियसली इतनी ज्यादा जंगली है। अब चूंकि उसके शरीर के सबसे बहुमूल्य अंग पर संकट आ चुका था, इसीलिए वो वहां से निकलने का फैसला करता है और एक ही बार में उन रस्सियों को तोड़ देता है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे हो, तुम्हें किसी के भी साथ ऐसा करने का सोचना भी नहीं चाहिए। वूजो को इतनी आसानी से उन रस्सियों को तोड़ता देखकर वो दोनों ही समझ जाती हैं कि वूजो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, क्योंकि वूजो को बांधने के लिए उन्होंने टर्टल शेल बाइंडिंग टेक्निक का यूज किया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों वूजो से कहती हैं कि कहीं तुम हमें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। जिस पर वूजो भी घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ कहना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि वूजो कुछ अजीब सा फेस बना लेता है। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ तब आया था जब सूरज उगा था और आप लोग उसके 15 मिनट बाद आए, तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं आप लोगों से पहले आ गया हूँ। जिस पर वो दोनों पूछती हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि अगर मेरी थ्योरी देखी जाए तो मुझे लगता है कि तुम दोनों ही रियल वॉयर्स हो, मतलब जो लड़कों के पीछे भागती हैं। और मुझ पर ब्लेम लगाने के बाद तुम लोगों ने मुझे क्रूअल और इनह्यूमन टाइप से अब्यूज भी किया। जिसके बाद वो उन्हें डिसिप्लिन बोर्ड में रिपोर्ट करने की धमकी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे सारे इविल क्राइम्स को अब एक्सपोज कर दूंगा और सभी लोगों को दिखा दूंगा कि फेरी पीक का असली चेहरा कितना अगली है। इतना कहने के बाद वूजो रुकता नहीं है और आगे बोलने लगता है कि मैं यहाँ बैठकर कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन तुम लड़कियों ने आकर मेरे ची की पावर को डिसरप्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरे मुंह से खून भी आने लगा। जिसके बाद वो मोरालिटी पर और ज्यादा भाषण देने लगता है। भाषण देते देते हम देखते हैं कि उसका अंडरवियर खुल जाता है और वो नंगा हो जाता है, जिसकी वजह से बेचारा एकदम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। जिसके बाद ब्लैक और ब्लू आपस में बातें करने लगती हैं और वूजो की बात पर गौर करते हुए कहती हैं कि शायद हम लोग गलत थे, वूजो सही था और वो शायद यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा था और हमने ही यहाँ पर आकर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। उन दोनों को अपनी गलती मानता हुआ देखकर वूजो खुश हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत अच्छी ट्रिक का यूज किया था और अब वो इनसे कुछ रुपए भी ऐंठ सकता है। तभी वहां पर रुओ आ जाती है और वो अपनी सीनियर्स से कुछ बात करना चाहती थी, जिस पर वो दोनों सीनियर्स उसे वहां से जाने के लिए कहती हैं और वूजो का सारा मैटर उन पर छोड़ने के लिए कहती हैं।
कि देखकर वूजो भी घबरा जाता है कि कहीं अब उसका प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन तभी रूओ अपनी सीनियर से कहती है कि आप दोनों को मेरी यूनिक बॉडी टाइप के बारे में तो पता ही है कि अगर कोई भी मुझ पर पीप करने या फिर मुझ पर निगाह रखने की कोशिश करेगा तो हेवन उसे पनिश करेगा। बट ये लड़का अभी तक बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मुझे पूरा बिलीव है कि ये लड़का इनोसेंट है। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एपिसोड थोड़ा सा अलग है, और वाकई ये एपिसोड थोड़ा सा अलग भी था, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। बट इनमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि मैं इनमें नहीं डाल सकता था, बट उनकी प्रेजेंस मुझे एक्सप्लेनेशन में तो करनी थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।